आज हम लोग चलिए सीखने चलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट एक्चुअल क्या होता है, ये किस टाइप से बनता है, इसके क्या क्या नेचर होते हैं, यूज कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये पाया जाता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेस एंड साल्ट। एक्चुअल में एसिड क्या है, तो हम लोग एसिड देख रहे हैं। एसिड एक्चुअल क्या है, तो एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या एच आयन टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को ये प्रोटॉन को दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है या एच आयन देता है, तो उसे हम बोलते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी अगर इसको हम वाटर के सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है, यानी ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, तो इसे हम बोलेंगे एसिड। अब आइए हम लोग समझते हैं एसिड के कुछ प्रॉपर्टी। तो चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ये क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है एसिड आर सोर इन टेस्ट, मीन्स एसिड का जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। एसिड को अगर हम चखते हैं तो उसका जो टेस्ट आएगा वो खट्टा होता है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी अगर लिटमस में इसको हम मिक्स कर देते हैं एसिड में, तो लिटमस पेपर को ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है। थर्ड है इट इज करोसिव इन नेचर, इसका नेचर करोसिव होता है। अगर एसिड हमारा स्ट्रांग है तो उसको जैसे ही हम अपने स्किन पे गिराएंगे या उसको किसी पेपर पे गिराएंगे तो पेपर को डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारे स्किन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, अभी इसको भी हम लोग समझेंगे। एक वीक एसिड होता है और एक स्ट्रांग एसिड होता है। तो वीक एसिड तो करोसिव नहीं होता है, बट जो स्ट्रांग एसिड होता है वो करोसिव होता है, तो ये हमारे स्किन को, वुड को, पेपर को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है इट हैज ए pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7, एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि pH वैल्यू क्या है, तो अभी आगे हम लोग pH वैल्यू को भी समझ लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को या फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो ये है इसकी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टियाँ, और इसको आप लोग चाहो तो नोट भी कर लो और लर्न भी कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लिए हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड क्या क्या रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी अगर एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, मीन्स कोई भी टाइप का मेटल हो, अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट एक चीज़ ये भी जानते रहिए कि सभी टाइप के मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो कि रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं एसिड के साथ।
तो फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम जिंक का अगर रिएक्शन कराते हैं, जो कि जिंक हमारा एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो एसिड और मेटल ये आपस में रिएक्शन किए तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमको रिलीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना है आपको, ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटीज कर सकते हो, बट बहुत ही केयरफुल्ली करना है इसको आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो जो गैस रिलीज हो रहा है उस गैस के सामने, जैसे हमने रिएक्शन कराया और यहाँ से कुछ गैस रिलीज हो रहा है, अब ये गैस जो रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस ही है। इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ पर हमने क्या मिला दिया है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में HCl ए है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें हमने मिला दिया है जिंक। क्या मिला दिया है? जिंक। और ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कुछ गैस रिलीज होगा, और ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। इसको समझने के लिए हम एक माचिस की तीली लेंगे, और जलती हुई माचिस की तीली जिसमें से लौह जल रहा है, और इसके सामने हम ले आएंगे। माचिस की तीली को जैसे इस गैस के पास रखेंगे तो पॉक की आवाज़ आएगी, ऐसा एक साउंड निकलेगा। तो थोड़ा ये खतरनाक होता है। इस प्रयोग को आप लोग अगर करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी टीचर के साथ रह के, उनके संपर्क में रह के लैब में इसको बहुत सावधानी से करिए, अदरवाइज मत करिएगा। अब नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या रिलीज करता है? तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। एसिड मेटलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। तो इसको हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर ये रिलीज हो जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए भी एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये हमने चेक किया कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। हम लेते हैं, इस एक्टिविटीज को करने के लिए हम लाइम वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? लाइम वाटर। लाइम वाटर लेते हैं और एक्टिविटीज के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, यह गैस, ये लाइम वाटर में एक्चुअल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं। तो इसमें हम उस गैस को मिक्स करेंगे जो गैस हमारा यहाँ से बन रहा है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट का हमने रिएक्शन कराया, तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसको चेक करने के लिए हम लाइम वाटर में उस गैस को इंटर कराएंगे, और जैसे ये गैस इसके अंदर आएगा तो इस लाइम वाटर का जो कलर है वो दूधिया कलर कर देगा, मिल्की बना देगा। तो ये मिल्की कलर का हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो गैस रिलीज हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। बट यहाँ पर आप लोग और एक चीज़ जानते रहिए कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर रिलीज कर देंगे तो ये कलरलेस कर देगा, लाइम वाटर को कलरलेस कर देगा। जो मिल्की दिख रहा है, दूधिया कलर दिख रहा है, वो दूधिया कलर नहीं दिखेगा।
तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारा कार्बन डाई गैस ही रिलीज हो रहा है एसिड का, अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर एसिड हमारा किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट एंड वाटर रिलीज करता है। एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, साल्ट एंड वाटर रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन लेते हैं समझने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम एक मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हम एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और प्लस वाटर रिलीज करता है। तो इसमें अब ये वाटर ही है, इसको चेक करने की तो कोई वो विशेष आवश्यकता है नहीं, तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि एसिड कितनी कितनी टाइप के होते हैं। तो एक्चुअल में एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इनको समझते हैं कि ये वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं वीक एसिड, उसके बाद समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलिए अब हम लोग सीखने चलते हैं, समझ लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले वीक एसिड को समझते हैं। तो वीक एसिड नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व विथ वाटर सोल्यूशन। अगर एसिड को हम वाटर के सोल्यूशन में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं, सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक फ्लास्क ले लेते हैं और इसमें वाटर लिए हुए हैं, और कोई भी वीक एसिड ले लेते हैं और उसको हम इस वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो ईजिली से वो नहीं डिजॉल्व होता है, तो उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। जो वीक एसिड होगा वो वाटर में इजी से डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसकी ये समझिए प्रॉपर्टी भी एक प्रकार से कह सकते हैं, रिलीज लेस हाइड्रोजन आयंस। वीक एसिड हाइड्रोजन आयन कम रिलीज करता है, ये बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। जैसे हमारा एस्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब एसिड हाइड्रोजन आयन कम रिलीज करते हैं वाटर सोल्यूशन में, और वाटर सोल्यूशन में बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नींबू को पानी में देखिए अगर घोल रहे हैं तो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है, पूरी तरह से उसके मॉलिक्यूल्स दिखते, ऐसा फील कर सकते हो आप लोग वाटर सोल्यूशन में नींबू को निचोड़ कर। अब साथ में हम स्ट्रॉन्ग एसिड को भी समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? कंप्लीटली डिजॉल्व विथ वाटर सोल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वाटर सोल्यूशन में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये हाइड्रोजन आयन को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। और जैसे हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और इन सब एसिड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ईजी से बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, और ये वाटर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं। और अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअल में डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट पर। ये कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन हमारा क्या होता है, इसको समझते हैं, देखते हैं। ये हमारा कॉन्सेंट्रेट एसिड और ये है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड हम बोलेंगे किसे, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। वाटर सॉल्यूशन विच एज द रिलेशन हाई परसेंटेज, यहाँ पर ये ध्यान है हाई परसेंटेज ऑफ एसिड एज कंपेयर टू वाटर। अगर किसी सोल्यूशन में सपोज करिए कि हम एक फ्लास्क लेते हैं और इसमें हमारा यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इसमें हम एसिड मिक्स कर देते हैं। सपोज करिए कि HCl हमने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया,
और इस पानी वाटर में हमने मिक्स कर दिया। तो वाटर सोल्यूशन में जो है, वाटर सोल्यूशन विच हैज द रिलेशन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, यानी एसिड का जो परसेंटेज हो वो हाई हो एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर सपोज करिए कि 1 लीटर सोल्यूशन में 60 ml या 600 ml हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी यहाँ पर सपोज करिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वाटर के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए, तो यह हम कह सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में वाटर कम हो और एसिड ज़्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट एसिड। किसी भी सोल्यूशन में अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है और उस वाटर में एसिड को मिक्स कर दिया गया है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट एसिड। और इसी का अपोजिट है डाइल्यूट एसिड, वाटर सोल्यूबल विच हैज़ द रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर के अकॉर्डिंग हमारा जो एसिड है वो लो है, यहाँ पर भी हम एक सोल्यूशन लेते हैं 1 लीटर के पानी में। अब यहाँ पर 400 ml हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 400 ml। यहाँ पर वाटर से अगर इनका हम कंपेयर करें तो HCl हमारा जो है ये लो है, यानी कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड भी हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड है, अगर उसको वाटर में हम डिजॉल्व कर दिए और वाटर में डिजॉल्व करने के बाद देखते हैं उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर एसिड की क्वांटिटी वाटर से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट एसिड। अगर एसिड की क्वांटिटी वाटर से कम है तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा बेस के बारे में समझते हैं। एसिड हम लोग समझ, चलिए अब हम लोग देखते हैं बेस क्या होता है। बेस इज ए मॉलिक्यूल आर आयंस एबल टू एक्सेप्ट ए हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड, यानी अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है ऐसा सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को या उस कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बेस। उस कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, बेस, जहां पर हाइड्रोजन आयन लिया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। जबकि इसका अपोजिट एसिड में था कि हाइड्रोजन आयन जब वो दे रहा था, रिलीज कर रहा था, लेकिन बेस क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को ले लेता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेसिस आर दोज सब्सटेंसेज विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH आयन इन वाटर सोल्यूशन। अगर हम वाटर में किसी बेस को डिजॉल्व करते हैं तो वो OH आयन दे देता है, या तो हाइड्रोजन आयन लेता है, एक्सेप्ट करता है, या तो OH आयन ये दे देता है, तो उसे हम बोलते हैं बेस। फॉर एग्जांपल समझते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम डिजॉल्व करते हैं और यहाँ से हमारा पोटेशियम आयन और OH आयन ब्रेक हो जाता है, अगर इसको हम पानी में घोल देंगे तो OH आयन को ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम यहाँ पर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये भी OH आयन रिलीज कर देता है। तो ये हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल भी देख लिए हैं, और एक बार इसको फिर से आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर वहाँ पर हाइड्रोजन ले रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है तब भी हमारा बेस है, और OH आयन अगर हमको दे रहा है तब भी वो हमारा बेस ही है। और सेम इसी का अपोजिट आप एसिड कह सकते हैं, और एसिड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आपको वहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बेस के बारे में समझ लिए हैं, अब चलते हैं बेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको समझते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी समझेंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला है बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होता है इसका जो टेस्ट होता है, अगर हम उसको चखते हैं तो इसका जो स्वाद होता है बहुत कड़वा होता है। तो जो भी चीज़ कड़वा हो टेस्ट में तो उसे हम कह सकते हैं कि ये बेस है या उसमें बेस मिला हुआ है। इट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। किसी भी बेस के सोल्यूशन में अगर लिटमस पेपर को हम डुबो देते हैं, रेड लिटमस पेपर को, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी भी बेस के सोल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो ब्लू कलर में उसको चेंज कर देता है। तो नेक्स्ट है बेस आर नॉट रिएक्ट विथ मेटल लाइक दैट ऑफ एसिड। जो बेस होता है वो मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। जो बेस होता है वो मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। अभी हम इसको केमिकल प्रॉपर्टी में भी इसको हम समझेंगे किस तरह से रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट है इट हैज पीएच वैल्यू ऑफ ग्रेटर दैन 7। बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ग्रेटर दैन होता है, 7 से ज़्यादा होता है। अब पीएच वैल्यू भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू डिपेंड करता है किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की पावर, हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी। तो पीएच अभी हम लोग समझेंगे। तो ये बेस की प्रॉपर्टी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो उम्मीद है कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इसकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ क्या क्या होती हैं, तो एक दो पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग बेस का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, अब चलते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, सबसे पहला है बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, बेस को मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक बेस है और जिंक एक मेटल है। जिंक के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनाता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट एंड वाटर रिलीज करता है। तो बेस का ये प्रॉपर्टी भी देखिए, बेस को नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो साल्ट रिलीज होता है प्लस वाटर भी रिलीज होता है। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कि एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की। एक आध केमिकल प्रॉपर्टी को और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ अगर जहाँ भी आपको कम समझ में आ रहा हो, वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस एंड एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर रिलीज करता है, साल्ट और वाटर रिलीज करता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन किया, साल्ट एंड वाटर रिलीज कर दिया। फॉर एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो हमको NaCl जो कि एक साल्ट है, साल्ट मिल जाता है, और ये वाटर H2O वाटर हमको रिलीज कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज हो जाता है, और इस नमक का फार्मूला भी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम लोग 3 प्रॉपर्टी लगभग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, समझेंगे कि क्या बेस भी
वीक और स्ट्रांग होते हैं? तो जी हाँ, बेस भी वीक बेस और स्ट्रांग बेस दो प्रकार की बेस होते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि ये वीक बेस क्या होता है और स्ट्रांग बेस क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीक बेस और स्ट्रांग बेस क्या होता है। दोनों को एक साथ कंपेयर करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वीक बेस। एक्चुअली वीक बेस क्या होता है? नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व विथ वाटर सोल्यूशन। जो वीक बेस होता है ये वाटर सोल्यूशन में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, ये बहुत ही कम डिजॉल्व हो पाता है, तो उसे हम बोलते हैं वीक बेस। रिलीज लेस हाइड्रोजन आयंस, ये बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन नहीं, सॉरी, यह हाइड्रो ऑक्साइड आयन रहेगा, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन रहेगा। रिलीज लेस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये बहुत ही कम हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करता है, तो उसे हम बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही कम घुलता है और बहुत ही कम OH आयन को रिलीज भी करता है। और सेम इसका अपोजिट है स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस में क्या है? कंप्लीटली डिजॉल्व विथ वाटर सोल्यूशन, ये वाटर के सोल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और ये रिलीज करता है, रिलीज मोर हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये बहुत ही ज़्यादा OH आयन रिलीज करता है। और जबकि वीक बेस में बहुत ही कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। इसमें फॉर एग्जांपल समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये इजीली से डिजॉल्व हो जाता है और कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और बहुत ज़्यादा OH आयन ये रिलीज कर देता है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रांग बेस। तो हम लोग वीक बेस और स्ट्रांग बेस को भी समझ लिए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट बेस क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेट बेस और डाइल्यूट बेस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जिस तरह से हमारा वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड के बाद हमने देखा था, चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेंट्रेट बेस और डाइल्यूट बेस क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेट बेस वाटर सोल्यूबल विच हैज द रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ बेस एज कंपेयर टू वाटर। अगर किसी सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन में बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट बेस। यानी इसमें बेस की क्वांटिटी वाटर से अगर कंपेयर किया जाए तो बेस की जो परसेंटेज हो हाई हो, यानी बेस ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट बेस। और सेम इसी का अपोजिट डाइल्यूट बेस, वाटर सोल्यूबल विच हैज द रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ बेस एज कंपेयर टू वाटर। अगर हम कंपेयर से वाटर से इसका कंपेयर करते हैं तो इसकी जो परसेंटेज है लो होगी। यानी अगर किसी भी हम वाटर सोल्यूशन में बेस को डिजॉल्व कर देते हैं और वहाँ पर उनकी परसेंटेज है, जो बेस हो उसकी क्वांटिटी लो हो, उसकी क्वांटिटी बेस की जो क्वांटिटी हो लो हो और यहाँ पर बेस की जो क्वांटिटी हो वो हाई हो, तो ऐसे जहाँ पर बेस हाई होगा सोल्यूशन वाटर सोल्यूशन में और वाटर कम होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट बेस, और जहाँ पर बेस कम होगा वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी ऐसे सोल्यूशन बोलेंगे डाइल्यूट बेस। तो उम्मीद है कि ये एसिड जैसे हम लोग समझे थे उसी तरह से बेस को भी हम लोग इजी से समझ गए हैं। एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्राइड ऑक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक बेस है। अब इसको कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं? वाटर में इसको अगर डिजॉल्व करें, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वाटर से, तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वही सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी कम हो, लो हो, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट बेस। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग
चलते हैं साल्ट को भी समझते हैं। चलिए अब हम लोग साल्ट को समझते हैं। एसिड बेस समझ चुके हैं, अब साल्ट की बारी है। एक्चुअल साल्ट क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। जब एसिड और बेस को मिला दिया जाता है तो साल्ट बन जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे साल्ट। यानी एसिड और बेस जब मिलाएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। एसिड एसिडिक नहीं रह जाता है, बेस बेस नहीं रह जाता है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उसी सिचुएशन को यानी उसी पोजीशन पे जो भी मटेरियल हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं साल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ समझते हैं, एसिड के साथ बेस अगर रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। पीछे भी हम लोग समझ चुके हैं एग्जाम्पल के प्रॉपर्टी में, जो है बेस की प्रॉपर्टी में, तो वही चीज़ यहाँ भी है। फॉर एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो हमारा एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो NaCl नमक और वाटर रिलीज होता है। तो ये साल्ट बन गया और ये वाटर रिलीज कर दिया। तो इस तरह से बेस भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जैसे लिटमस, जो लिटमस होता है ये हमारा, और टर्मरिक हल्दी। तो लिटमस एक पेड़ होता है लिटमस का, उसी पेड़ से लिटमस के लिक्विड निकाल के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, लिटमस पाउडर बनाए जाते हैं और वो इंडिकेटर का वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे बाइक में भी इंडिकेटर लगा होता है, फोर व्हीलर कोई भी व्हीलर है साइड में इंडिकेटर लगे होते हैं। तो एक्चुअल इंडिकेटर का मीनिंग क्या है? एक्चुअल इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर मतलब होता है सूचना देना, सूचक का कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर कैसे वर्क करेंगे? जैसे बाइक में अगर आप राइट साइड का इंडिकेटर जलाते हैं तो पीछे वालों को पता चल जाता है कि आप राइट साइड में मुड़ने वाले हो। यानी इंडिकेटर क्या किया? उसको सूचित कर दिया कि ये व्यक्ति राइट साइड में मुड़ने वाला है। तो सेम उसी तरह से इंडिकेटर यहाँ वर्क करता है। अगर हम बेस को मिलाते हैं इंडिकेटर में, या अगर हम बेस में इंडिकेटर को मिलाते हैं तो क्या नेचर दिखता है, एसिड में मिलाते हैं तो क्या नेचर दिखता है, तो वो सूचना देता है। तो एक्चुअल पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, अगर किसी भी सोल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को मिलाते हैं, ब्लू कर देता है तो बेस है और ब्लू को रेड कर देता है तो एसिड है। तो ये क्या कर रहा है? हमको सूचना दे रहा है, सूचित कर रहा है। तो यही है हमारा इंडिकेटर। आइए चलिए हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सर्वाइवल इंडिकेटर एंड इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन है वो डिपेंड करता है, उसके अलग अलग कलर, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड करता है। चलिए इसको समझने के लिए हम pH स्केल को यूज़ करते हैं। एक स्केल यहाँ पर हमने बनाया, ये है pH स्केल। pH स्केल का काम क्या है? इसमें 14 ब्लॉक्स बने होते हैं, 0 से 14 नंबर तक का ब्लॉक्स बना होता है और ये सभी ब्लॉक्स अलग अलग कलर में डिवाइड होते हैं। ये अलग अलग कलर में डिवाइड होते हैं और हर एक कलर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। तो वही चीज़ यहाँ है, डिफरेंट कलर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग कलर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड करता है कि हमारा एसिड का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। अगर pH वैल्यू को अगर हम देखें तो pH वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो एसिडिक नेचर वैसे वैसे घटता है। तो अगर यहाँ पर, और ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी के ऊपर, हाइड्रोजन आयंस कितने हैं एसिड में। अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन, हमारा स्ट्रांग एसिड होगा तो हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस उसमें होंगे। अगर वीक एसिड है तो उसमें कम हाइड्रोजन आयंस वो कम होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? वीक होता जाएगा।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर pH वैल्यू हमारा हाई है, pH वैल्यू बड़ा है, तो एसिडिक नेचर लो हो जाएगा, जो एसिड होगा वीक एसिड होगा। तो हम ऐसा एसिड जिसका pH वैल्यू ज़्यादा है वो वीक एसिड होगा, जिसका pH वैल्यू कम होगा वह स्ट्रांग एसिड होगा। और जबकि बेस के केस में ऐसा नहीं होता है। बेस के केस में क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए इस स्केल में बढ़ रहा है, अगर वैल्यू pH वैल्यू बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, अगर pH वैल्यू घट रहा है तो बेसिक नेचर भी घटेगा। यानी जिस सोल्यूशन का pH वैल्यू ज़्यादा होगा वह स्ट्रांग बेस कहलाएगा, और जिस सोल्यूशन का pH वैल्यू कम होगा वह वीक बेस कहलाएगा। तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से अपोजिट में हैं। बेस में क्या है, pH वैल्यू बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है, बेस स्ट्रांग बेस है। pH वैल्यू घट रहा है तो बेसिक नेचर भी घट रहा है। जबकि एसिड में इसका अपोजिट है, pH वैल्यू बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर घट रहा है, अगर pH वैल्यू घट रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद है इट आल्सो कॉल्ड pH स्केल और pH इंडिकेटर। इसी को हम pH स्केल या pH इंडिकेटर कहते हैं। और pH एक्चुअल है क्या, pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन पावरफुल होगा उतने ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, जितना वीक होगा उतना वो बेसिक नेचर होगा। इट यूज टू डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये जो pH स्केल होता है। इट रेंज फ्रॉम 0 to 14 ऑन pH स्केल। pH स्केल पे 0 से 14 ब्लॉक्स बने होते हैं। तो और भी इसमें है हमारा, जैसे अभी हमने समझाया कि pH वैल्यू बढ़ जाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, pH वैल्यू घट जाएगा एसिडिक नेचर घट जाएगा। और जो एसिड होता है उसका pH वैल्यू हमेशा 7 से लेस देन होता है। जो एसिड होता है उसका pH वैल्यू 7 से लेस देन होता है, 7 से कम होता है। जब एसिड हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर इसको बताए थे। और अगर बेस है उसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से मोर देन होगा, यानी 7 से अधिक होगा। तो ये है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम लोग चलेंगे समझेंगे कुछ अदर साल्ट हैं, उन सबको भी हम लोग समझ लेते हैं। कुछ साल्ट हैं जैसे कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा कैसे बनता है, इसके प्रोसेस को समझते हैं। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है, कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, इसको समझ लेते हैं। इनके यूज कहाँ पर हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। किसी भी कंपाउंड्स का जो है केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला ज़रूर लर्न करके रखिएगा। तो कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला है NaOH। इसके प्रोसेस को समझते हैं कि ये कैसे बनता है, लैब में इसे कैसे बनाया जाता है। अगर हमें कास्टिक सोडा बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स हम सोडियम क्लोराइड के वाटर सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के वाटर सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके, इलेक्ट्रिक को फ्लो करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में घोल लेंगे और उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक फ्लो कराने पे हमारा कास्टिक सोडा मिलकर तैयार हो जाता है। साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। अब इसके यूज को समझ लेते हैं। कास्टिक सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यूज ऑफ कास्टिक सोडा, इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इट यूज टू पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर के फैक्ट्री में बनाने में वहाँ यूज किया जाता है। इट यूज इन ऑयल रिफिलिंग, ऑयल रिफिलिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इट यूज इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, तो पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में भी कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है
ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, इनका यूज कहाँ पर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला है। इसको बनाने का फार्मूला क्या है, प्रोसेस इसका है, द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैक्ड लाइम इट फॉर्म्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को फ्लो कराया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को फ्लो कराया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम ओवर। तो इसमें क्लोरीन गैस को जब भी फ्लो कराया जाता है तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है, और साथ में कुछ वाटर भी रिलीज होता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। तो इसको बनाने की विधि समझ में आ गया। अब इसके यूज को हम लोग समझ लेते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्री, तो जहाँ कपड़े के इंडस्ट्री होती है, लिनन के कपड़ा बनता है या कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो वहाँ पर उनकी क्लीनिंग के लिए वहाँ पर ब्लीचिंग यूज किया जाता है। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर पेपर बनते हैं उन फैक्ट्रियों उन इंडस्ट्रियों में ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड प्लम इन पेपर फैक्ट्री, जहाँ पर वुड पेपर बनते हैं, प्लाई वगैरह बनते हैं, वहाँ पर भी ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग का, या डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर पीने, कोल्ड ड्रिंक पे नहीं, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज किया जाता है ये वाटर को क्लीनिंग करने के लिए, जो हम लोग पानी पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। गांव में देखेंगे पहले कुएं से पानी लोग पीते थे, तो कुआं वगैरह से पानी जो निकाल के पीते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। आज भी ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे शहरों में जो टंकी से पानी आती है, जो टूटी से लोग पानी पीते हैं, तो उन टंकियों में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। उसमें से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3, NaHCO3। इसका बनाने का प्रोसेस क्या है समझते हैं। When carbon dioxide and ammonia passes through a concentrated solution of sodium chloride, then baking soda। यानी हम कैसे इसका ये बेकिंग सोडा को प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को फ्लो कराया जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड के वाटर सोल्यूशन में, तो हमें प्राप्त हो जाता है बेकिंग सोडा NaHCO3। तो इस तरह से हम बेकिंग सोडा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये इसको बनाने की विधि है, इसको हम लेबोरेटरी में इस तरह से बनाते हैं। इसकी यूज कहाँ कहाँ पर है, यूज समझ लेते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जो झाग बनता है इसी बेकिंग सोडा के कारण ही बनता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर एग्जिटिंग, फायर यानी आग को बुझाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कहीं भी अगर आग लग जाता है तो बेकिंग सोडा का यूज आग बुझाने में भी किया जाता है। इट यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को आमतौर पे खाने वाला सोडा कहा जाता है, और ब्रेड वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा
जो है कपड़े धोने के काम आता है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसे बोला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला है। और इसको बनाने की जो विधि है, वी नो दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट को हीट करके हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, पीछे हमने पढ़ लिया है। और बेकिंग सोडा इज सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स। जो बेकिंग सोडा है वो 10 मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब कर लेता है ऑफ वाटर का, आप क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, तो हमें प्राप्त हो जाता है वॉशिंग सोडा। यानी पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं और फिर वो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। फिर उसमें वाटर के साथ मिक्स करने पर, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिक्स करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। इस तरह से वॉशिंग सोडा हम प्राप्त कर लेते हैं। इसकी यूज कहाँ कहाँ है? इट इज़ यूज इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो ग्लास बनते हैं, पेपर इंडस्ट्री बनती है, वहाँ पर इसके यूज किए जाते हैं। इट यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन हाउस। इसे घर का जो है क्लीनिंग एजेंट भी बोला जाता है। घर पे लोग कपड़े धोने के काम में यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर ये वॉशिंग सोडा यूज नहीं होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। यह जल की कठोरता को दूर करने में भी यूज किया जाता है। जहाँ पर कठोर जल होते हैं उनमें वॉशिंग सोडा मिलाने से उसकी कठोरता दूर हो जाती है।